मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे 25 अंक की तैयारी है। वार्षिक परीक्षा में 25 अंक के लिए इसका उपयोग किया जाता है और हमको साल भर इस प्रोजेक्ट के कुछ न कुछ पार्ट्स को करते रहना पड़ता है। तो अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार बने हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। और आपको पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आप लोगों को मैं पहले एग्ज़ाम शेड्यूल की थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा और उसके बाद आप लोगों को डिटेल में मैं आगे बताते जाऊंगा। और आपको प्रोजेक्ट को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए आपको मेरे कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना पड़ेगा। और इस एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड भी जो आएंगे, वो अगर आप देखते हैं तो आपको 25 अंक के लिए बिल्कुल सार्थक सिद्ध होंगे। तो चलिए हम आपको कुछ एग्ज़ाम के शेड्यूल बता देते हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम शेड्यूल जो है हमारे एग्ज़ाम के माने प्रोजेक्ट वर्ग जो होता है 25 अंक की तैयारी करवाता है। ये 25 अंक आपको किस तरह से वितरण होते हैं वो मैं बता देता हूँ, और कौन कौन से चैप्टर की हम लोगों की तैयारी करनी पड़ती है वो भी आप जान जाएंगे अभी। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि 15 अंक का लिखित परीक्षा होता है। 15 अंक का लिखित परीक्षा यानी कि आप जब परीक्षा हाल में बैठ करके 25 अंक की परीक्षा देंगे, तो उस समय आपको कुछ समय लिखित परीक्षा के लिए कॉपी दिया जाएगा, उसको आप कंप्लीट करेंगे, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न होंगे और तीनों एक एक होंगे। ये भी एक होगा, ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। 5-5 अंक के होंगे, बीजगणित सेक्शन से, ज्यामिति सेक्शन से और अंक गणित सेक्शन से होंगे। तो इस तरह से आप 15 अंक परीक्षा हाल में तैयारी करेंगे स्कूल में बैठ के। अब चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है और स्कूल खुले हुए नहीं हैं, तो हो सकता है ये परीक्षा हाल के जगह पे आपको घर में रह करके ये प्रोजेक्ट को, परीक्षा कॉपी आप लोगों को मुहैया कराया जाएगा और उसमें आप लोग लिख करके जमा करेंगे। उसके साथ ही देखिए, आप लोगों को इस जो आप 3 ठो प्रश्न की तैयारी किए रहते हैं, उससे संबंधित मौखिक परीक्षा होता है। मौखिक परीक्षा में आपको सामने में बिठा करके पूछा जाएगा और आप उसके जवाब देंगे। अब चूंकि आप जान रहे हैं आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अभी, इसलिए आपको हो सकता है ऑनलाइन ही प्रश्न पूछा जाए और आपसे उसके जवाब चाहे जाएंगे। तो इस तरह से ये 5 अंक की तैयारी आपका मौखिक परीक्षा के नाम से लिया जाता है, जिसको कि आप लोग वाई भी बोलते हैं। अब आता है तीसरा चीज, जो आप साल भर प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं उसको सबमिट करना, यानी कि उसको जमा करना। आप लोगों से सर लोग सारे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट फाइल जमा करवाएंगे इसको, ठीक है, इसको जमा कराएंगे। और इस जमा किए हुए फाइल में अगर आपने जितने प्रोजेक्ट सर ने करवाया है आपको, अगर आप वो सारे प्रोजेक्ट किए हुए होंगे, तो आपको 5 अंक इसमें प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे सावधानियाँ रहते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा हो, अच्छे से हो, बढ़िया राइटिंग हो, ये सब चीज़ें निर्भर करते हैं। तो 5 अंक यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट फाइल जमा करके। अब प्रोजेक्ट फाइल में हम लोग लिखेंगे क्या क्या, इसी का आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और आपको किस तरह से लिखना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसके प्रश्न कैसे होंगे, ये सब मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, जिसको कि आप लोग जान करके अपने लिए तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के सर लोग अच्छे से और कुछ तैयारी करवाते होंगे, फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, तो आपको उसमें और कुछ जोड़ करके अपने तरीके से बनाने के तरीके होंगे, जो कि आपके सर मन के मुताबिक कुछ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सहयोग करेंगे। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। मैं ये बताता हूँ कि प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करेंगे तो उस पर हम लोग, जैसे गणित विषय पर है, आप ऐसा ही अन्य सब्जेक्ट पर भी बना सकते हैं। गणित विषय पर है तो यहाँ पर हम लोग 3 सेक्शन में मैं बताया था, बीजगणित, ज्यामिति और अंक गणित, तीनों सेक्शन से एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए तैयारी करना है। परंतु उस तैयारी के लिए कम से कम 2-2 प्रोजेक्ट या 2-2 ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा, 2-2 ठो तैयारी कम से कम तैयारी करना है। आप उसके गुणज में कर सकते हैं, 3 का 6, 9, 12, 15, इस तरह से आप जितना चाहें लिख सकते हैं। वो आपके टीचर आपको मार्गदर्शन करेंगे कि आप कितना ठो लिखेंगे अभी।
तो चलिए देखिए, मैं कुछ प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया हूँ और ये प्रश्न आगे जा करके आपको प्रोजेक्ट तैयार करने के रूप में मिल जाएंगे, परंतु इसके लिए आपको कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहना पड़ेगा। इस एपिसोड में जितना होता है ठीक है, अगला एपिसोड को भी आपको इंतज़ार करके देखना पड़ेगा कि आप लोग उसमें आगे अन्य प्रश्नों को किस तरह से करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करने का। तो इस तरह से बच्चों आप लोग बड़े अच्छे से 25 अंक की तैयारी कर सकते हैं और इस 25 अंक में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी स्कूल टीचर के द्वारा तैयार करवाए गए मार्क्स पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इस प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए हम फ्रंट के कुछ फाइल बनाएंगे। फ्रंट के कुछ फाइल बनाते समय ध्यान में रखिए कि आप लोगों को अपने हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए कि हम अपने हाथ से फ्रंट पेज की तैयारी कैसे करते हैं। तो आपको इस तरह से एक फ्रंट पेज की तैयारी करनी है। आप ऐसा लिख सकते हैं फ्रंट पेज को, ठीक है। और इस तरह से देखिए, प्रोजेक्ट वर्क गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, अपने स्कूल को एड्रेस को आप इंगित करेंगे यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी नाम आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके हिसाब से लिखना है। और यहाँ पर प्राइवेट स्कूल वाले भी अपने स्कूल का नाम अपने नाम के अंतर्गत उसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको आकर्षक बना के प्रिंट भी करा सकते हैं, परंतु आप अपने हाथ से बनाएंगे तो अपने हाथ की कला का अलग महत्व होता है। आप अपने हाथ से घर बैठे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पेज जो होगा इस तरह से होगा और इस फ्रंट पेज में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरे फ्रंट पेज को बढ़िया से ऐसे देख लीजिए। आप A4 साइज के कागज़ में ही जनरली बनाएंगे आप टोटल प्रोजेक्ट वर्क को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखा है सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाई। यहाँ पे सबमिटेड टू है एक, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए सबमिटेड टू। आप जिस सर के लिए बनाना चाहेंगे, जौन से सब्जेक्ट के लिए बनाना चाहेंगे, वहाँ पे इसको आप उस सर के नाम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम दे रहा हूँ यहाँ पर। और फ्रंट पेज को लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लगभग इसी तरह से बनाएं, और भी आप अपने तरह से बना सकते हैं मॉडिफाई करके। यहाँ पर देखिए सबमिटेड बाई, यानी कि स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, और क्लास 10th में है तो आप इस तरह से क्लास 10th लिख सकते हैं। अगर 9th वाले भी देखते होंगे तो 9th वाले 9th क्लास लिख सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो प्रश्न का प्रारूप है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको अपने क्लास के हिसाब से यहाँ पर उद्देश्य ऑब्जेक्ट वगैरह लेना पड़ेगा, बाकी तरीका तो यही रहेगा। तो आप लोग इस तरह से फ्रंट पेज को बड़े आसानी से बना सकते हैं। और चलिए हम जल्दी से चलते हैं हमारे एक ऑब्जेक्ट को ले करके कि हमको क्या करना है। यहाँ पर देखिए बीजगणित के अंतर्गत हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। आप लोगों को ऐसा बनाना है, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा। इसका ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट माने होता है उद्देश्य। चलिए हम इसको ब्रैकेट में उद्देश्य भी लिख करके चलते हैं। आप जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं, परंतु मेरा सजेशन है कि दोनों मत लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए या तो फिर उद्देश्य लिखिए और आगे बढ़िए इस पर, ठीक है। हमारा आज का उद्देश्य है यहाँ पर वर्ग समीकरण को हल करना। तो वर्ग समीकरण को हल करने के लिए ये हमारा उद्देश्य है। इसको हम बनाने के लिए क्या क्या करते जाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पष्ट क्लियर कर दूं, वर्ग समीकरण को हल करने का जो टोटल स्टेप है यहाँ पे वो बताना है हमको। यहाँ पे वर्ग समीकरण हल नहीं करना है। मैं आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में मैं बताऊंगा कि आपको इससे संबंधित प्रश्नों को भी कैसे साथ में हल करते जा सकते हैं। मैं जो अभी बता रहा हूँ ये कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क है, एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक उद्देश्य के लिए, और आप ऐसा बना करके इसको कंप्लीट मानिए। इसमें प्रश्न हल नहीं है, परंतु हल करने के तरीके को पूछा गया है। देखिए यहाँ पे वर्ग समीकरण को हल करना किस तरह से हल करते हैं ये बताना है हमको। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ और आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर एक बार देखने में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए, आप दोबारा देखिए, परंतु इतना सरल लगेगा जिस समय आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, आप बाकी प्रोजेक्ट वर्क को बड़े आसानी से बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम इसको। अब इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवश्यक सामग्री का संग्रहण करते हैं सबसे पहले। तो आवश्यक सामग्री में हमको दिया क्या गया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में दिया गया है, देखिए दिया गया वर्ग समीकरण, जैसे पहला 4x² + 4x + 2 = 0। दूसरा वर्ग समीकरण हमको मिला है x² - 4x + 4
इक्वल टू 0। तीसरा वर्ग समीकरण है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से हमको जितना ठो भी वर्ग समीकरण मिलेगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है कि वर्ग समीकरण जो दिया गया है उसको आगे हल कैसे करना है ये बताना है। तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं क्रिया विधि, कि हम कौन कौन से क्रिया से गुजरेंगे, कि हम लोग क्या करेंगे तब जा कर के ये हमारा वर्ग समीकरण हल होगा। इसका स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको बताते जाता हूँ। आप ऐसा करते जाएंगे और करते भी हैं, पूरे वर्ष में ये सारे चीज़ों को पढ़ें आप, परंतु यहाँ पर एक संयोजित तरीके से उस चीज़ को दर्शाना रहता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये दिया गया है हमको, उसका हम अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पे उस चीज़ को लिख देंगे, दिए गए वर्ग समीकरण का अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में जो दिया गया है 3 वर्ग समीकरण है, इसका अवलोकन करेंगे हम लोग। अवलोकन करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जब हम अवलोकन कर लेंगे उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर मानक वर्ग समीकरण, हमारे पास एक मानक वर्ग समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक मानक वर्ग समीकरण है, यानी कि वर्ग समीकरण का एक स्टैंडर्ड प्रारूप है। इससे हम तुलना करेंगे और इससे तुलना करने के पश्चात हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू प्राप्त करेंगे। और जब हमको ये प्राप्त हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट कार्य क्या करेंगे, विभेदक ज्ञात करेंगे, जिसको कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने के लिए, अर्थात d ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला जो होता है उसका यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम लोग ए बी सी के मान को रख करके हम लोग d प्राप्त करते हैं। तो इससे हमको d प्राप्त हो जाता है, और इस d को प्राप्त करने के बाद हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, यानी कि विभेदक की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति अर्थात विभेदक की प्रकृति जानना। तो विभेदक की प्रकृति जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d के मान का अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो d के मान का अवलोकन करेंगे तो हमको इससे 3 प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी। ध्यान से देखिए इसको, यही मुख्य चीज़ है। आप हर एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखते रहेंगे तो आपके प्रोजेक्ट वर्क के साथ साथ आपके परीक्षा के भी लगभग 5 अंक की तैयारी होते जा रही है। इनमें से 1-1, 2-2 नंबर करके 5 अंक के कम से कम इसी टाइप से प्रश्न आएंगे जो आप इस चीज़ को समझने में उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए d के हमको 3 प्रकार से मान प्राप्त होते हैं, यानी कि एक d का मान 0 से छोटा होता है, अर्थात इसको छोटा है पढ़ेंगे, d छोटा है ऐसा पढ़ेंगे इसको 0 से। और इसका मतलब ये हुआ कि मान जो है ऋणात्मक आएगा, जब हल करेंगे तो इसका मान ऋणात्मक होगा। सेकंड स्थिति आता है d का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0 के, और ये 0 ही रहा। और तीसरी जो स्थिति है d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बड़ा है d हमारा 0 से, यानी कि मान क्या प्राप्त होंगे, धनात्मक प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर भी इतना प्राप्त होने के बाद भी हमारे पास इनकी स्थितियों का सही आकलन करने के लिए और थोड़ा सा जानना जरूरी है। यदि ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये काल्पनिक हो गया, काल्पनिक होगा और असमान होगा। साथ में मैं यहाँ पे ये बता दूं कि इसके मान प्राप्त नहीं किए जा सकते, यानी कि ये स्थिति में मान प्राप्त नहीं होगा, मान अप्राप्त होंगे। ये क्लास 10th स्टैंडर्ड के हैं, परंतु आप इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड 11-12 में जाएंगे तो इस कंडीशन में भी आप आगे प्राप्त कर सकते हैं इनके मूलों को। ठीक है, जो कि अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हमको यहाँ से आगे बढ़ना नहीं है। इस कंडीशन में यदि d का मान 0 के बराबर प्राप्त होता है तो इसके मान क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। वास्तविक माने उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में क्या हो जाएगा, ये समान मान प्राप्त होंगे, यानी कि x के जो 2 मान प्राप्त होते हैं वो दोनों मान क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डी का मान यदि हमारा बड़ा है यानी कि मान धनात्मक प्राप्त होते हैं, तो जब हमको धनात्मक प्राप्त होगा तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, वास्तविक तो होंगे परंतु इसके मान जो होंगे असमान होंगे, यानी कि x के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। अब इस d को निकालने के लिए हम एक सामान्य सूत्र का उपयोग करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर एक रख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे d का मान कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे d का मान जो है d = b² - 4ac का उपयोग करके हम लोग इस d के मान को प्राप्त करते हैं। सूत्र की सहायता से ये सब प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर हमने d प्राप्त कर लिया तो वर्ग समीकरण को हल करने के लिए अभी पूर्णतः हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब उस वर्ग समीकरण को किस किस विधि से हल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम लोग 5वें पॉइंट पे आ गए और 5वें पॉइंट पे क्या करना है, हम लोगों को वर्ग समीकरण को हल करने की विधि को जानना है। तो वर्ग समीकरण को हल करने की विधि में देखिए आपको मैं 3 विधि का यहाँ पे जिक्र करूँगा। अगर आपको और कोई विधि भी मालूम हो तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले मध्य पदों को तोड़ करके हल करना, बी में है पूर्ण वर्ग विधि तथा सी में है सूत्र का उपयोग करके। वैसे पूर्ण वर्ग विधि सूत्र प्रतिपादन करने की ही विधि है, यानी कि दोनों को अलग अलग न समझें परंतु फिर भी हम सूत्र का उपयोग करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये 5 पॉइंट हो गया। मैं आपको पुनः इसका रिव्यू कराता हूँ, एक बार फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने क्या क्या ऑब्जेक्ट लिया कि वर्ग समीकरण को हल करना हमारा उद्देश्य है। हल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आवश्यक सामग्री माने हमको एक वर्ग समीकरण चाहिए। इसकी क्रिया विधि में सबसे पहले अवलोकन कर लेंगे, दिए गए इस वर्ग समीकरण का हम लोग अवलोकन कर लेंगे इसका, देखिए ठीक है। इसका अवलोकन करने के पश्चात इस क्रिया विधि पर आएंगे जैसा जैसा हमने इसमें कहा है। आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है तो पुनः इसको अच्छे से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा पुनः देखिए। और ये सब आपको करने के पश्चात देखिए यहाँ पर इसको आप कर लेंगे इतना, उसके बाद हमको उसका कंक्लूज़न लिखना पड़ता है, यानी कि हमको सार चीज़ को बताना पड़ता है कि हमने क्या किया। तो यहाँ पर मैं सार चीज़ पे आ जाता हूँ यहाँ पर अब, यानी कि हमारा उपयोगिता क्या रहा हमको इस चीज़ को पढ़ने का। यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग को प्रोजेक्ट के रूप में दिखाना पड़ता है हमको। उपयोगिता यानी कि लाभ, ये सब करने का हमको लाभ क्या है। सबसे पहले तो ये है अज्ञात राशि को त्वरित जान सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या स्थिति है, मूलों की प्रकृति जानना, और जान करके फिर क्या करेंगे, सरल विधि से हल करना। इस तरह से हम 2 लाभ लेते हैं। अगर आपको और कोई लाभ लिखे तो यहाँ पे दिखे तो यहाँ पे जरूर लिखिएगा। अब उसके बाद आता है कुछ सावधानियाँ। जब भी हम प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, गणित वणित बनाते रहते हैं, उन सब चीज़ों में कुछ सावधानियाँ की भी ज़रूरत पड़ता है, जिसको कि प्रोजेक्ट वर्क है इसलिए ये सब चीज़ें लिखना है हमको। सावधानियाँ कि हमने इस कार्य को करने में क्या क्या सावधानियाँ बरती हैं उसको लिखना है। कम से कम 2 सावधानियाँ तो हमको लिखना ही चाहिए। सबसे पहले एक सावधानी लेते हैं, हल करने से पहले प्रकृति का अच्छे से पहचान होना चाहिए, यानी कि डी निकालना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल करते समय हर प्रकृति को अच्छे से जानना चाहिए। दूसरा क्या चीज़ है हम लोगों को और क्या सावधानी रखना चाहिए, जैसे कि चिन्हों को उपयोग अच्छे से करने आना चाहिए। तीसरा जो मुख्य है और सब में ये चीज़ें रहती हैं, काफ़ी साफ सुथरा हो, स्पष्ट हो, स्वच्छ हो। इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। आप 5 नंबर की तैयारी में ये एक प्रश्न है, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो 1 से 2 बार भी देखिए, 2 से 3 बार भी देखिए, परंतु एक बार समझ में आ गया तो आगे बताने वाले हर प्रोजेक्ट वर्क आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए। और मैं ये बता दूं इसके आगे और कैसे हल करना है और कैसे प्रोजेक्टों को लिखना है हमको, उन सब चीज़ों के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि इस तरह से हम लोग पढ़ के उन चीज़ों को आसानी से सरल से जान सकते हैं। आप सबको बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा, इसके लिए धन्यवाद।